अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। वेलकम टू फेस। और आपको पता है कि मुज़ाकरात का सेकंड राउंड इस्लामाबाद में एज़ वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद वर्किंग डेज़ में हमें कुछ होता नज़र आए, बट अभी वीकेंड पर ही होगा। और वीकेंड पर इस तरीके से होगा कि पहले तो ईरानी डेलीगेशन ने क्लियर कट कह दिया था कि वो नहीं आ रहे जब तक ब्लॉकेड अमेरिकन ख़त्म नहीं हो जाता। बट पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से, फील्ड मार्शल की कोशिशों से, पाकिस्तानी लीडरशिप की कोशिशों से एक बार फिर से ईरान और यूएस होंगे इस्लामाबाद में पीस टॉक के सेकेंड राउंड के लिए। और अब्बास अरागची ने अब से कुछ देर पहले तक ऐलान भी कर दिया है कि वो ईरानी डेलीगेशन लेकर आज या सुबह तक जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। और उधर पीट हेग्सेट और जनरल डेन केन जो है उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक 34 जहाज़ जो है वो तो हम वापस भेज चुके हैं, बट स्टिल कंट्रोल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अमेरिका की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो हमारे कंट्रोल में ही है। और ईरान के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है, अगर वो अच्छी डील करना चाहता है शायद इसके बाद कोई और मौका ईरान को ना दिया जाए। अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन चलती है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हैं, आपको वेलकम करते हैं। और कमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आगाज़ आपसे इस वजह से करूंगी कि हमें एक तो एक्सप्लेन कर दें, हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी बहुत क्रेडिट दे चुके हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से फर्स्ट राउंड को होस्ट किया है हम उसको भी बहुत क्रेडिट दे चुके हैं। बट अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ अगर मैं आऊँ तो मुझे ये समझा दें कि जब बार्गेनिंग टेबल पर बैठते हैं निगोसिएशन पर एक दूसरे को मनाने के लिए, आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस पूरे अभी मुज़ाकरात में जो सेकेंड राउंड होने जा रहा है, क्या ऐसी शराइत है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि फुल एंड फाइनल ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी हैं? क्योंकि स्क्रीन पर या बैठने से पहले तक टेक्निकल ग्राउंड में बहुत सी बातें और बहुत सी एग्रीमेंट हो चुके होते हैं। आपकी नॉलेज और आप जिस तरीके से सब देख रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? तो अभी भी देखें कि बातचीत अभी भी जिस तरीके से हुई है, पहले ओमान ने करवाई, फिर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद 1.0 में जो बातचीत हुई, बट जो जहां तक बहुत सारे चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग है और कुछ ऐसे मसाइल है जिनमें वसी इख्तलाफ मौजूद है दोनों में। तो मेरे ख्याल में जो कोर मेजर इश्यूज हैं जो अभी लाइकली उसको थ्रेश आउट करना है जब ये बैठेंगे आपस में, वन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, फ्यूचर में स्पेशली पोस्ट वार इसकी क्या हैसियत होगी, इट विल लुक कैसे दिखेगा उस वक्त। क्योंकि स्टेक होल्डर्स खाली इसमें ईरान नहीं है, ओमान नहीं है, जीसीसी कंट्रीज भी है, अमेरिका भी है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर से स्पेशली चाइना या फार ईस्ट एशिया के ममालिक जो दे आर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल जो यहाँ से एनर्जी के हैं वो जा रहा है। तो दैट इज वन मेजर थिंग। और सेकंड इज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला है, उसमें बहुत सारे ऑलरेडी दे हैव डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस पे बात की गई है। इसमें जो चेंज आई है कि ईरान अब समझता है कि हमारा एक वी हैव एन अपर एज, इस जंग में हम सरवाइव कर गए हैं। तो जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो हासिल नहीं हो सके। So therefore अब वो ये कहते हैं इट इज आवर राइट टू इनरिच यूरेनियम एज पर द एनपीटी के हम मेंबर भी हैं, 3.67% हम करेंगे। और फिर अब मसला आ रहा है कि डिस्पोजल ऑफ दैट जो 460 kg का जो वहाँ पे पड़ा है उससे क्या डिस्पोजल होगा, वो कहाँ पे जाएगा, उस पर मसले आ रहे हैं। फिर एक सस्पेंशन की बात है, अमेरिकन कह रहे हैं आप 15 ईयर्स तक बिल्कुल सस्पेंड कर दे प्रोग्राम को, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ईरानीज 5 साल मान गए हैं। तो मेरा ख्याल में ये मेजर 2 इश्यूज है, तो ये बैठ के वो कर सकते हैं। मैं कमोडोर साहब की तरफ आती हूँ। सर, आप ये जो पूरा प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पर बैठना है, जो लोग वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सके ना, अब टेबल पर बैठकर हासिल करना है। तो इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात की मजबूरी किसकी ज़्यादा है? क्योंकि जीतेगा वही जो कि मुज़ाकरात को एंड डिले कर सकता है अपनी बात मनवाने तक। उधर अमेरिका के भी इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर इसराइल में भी इलेक्शंस हैं, इधर ईरान के लोगों को भी सेटिस्फाई करना है। तो आपको क्या निगोशिएशन टेबल पर बैठकर आपको क्या लग रहा है कि किसका अभी भी पल्ला भारी है? हमने रियलिटी में तो देख लिया जिसने जितने जहाज़ उड़ाए और किसके कितने गिराए। मुज़ाकरात के टेबल पर क्या होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, आज की सबसे अच्छी और खुशाइंद खबर तो ये है जो हमें ऑप्टिज्म की तरफ लेके चलती है कि ईरान ने एग्री किया है कि वो ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि टेबल पर आएंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन वी हैव टू रिमेन
कॉशियस और हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस तमाम मामलात में उसको समझने की ज़रूरत है। जो पिछली बात हमारी आगे चल रही थी, देखें एक बात अब ऐसे लग रहा है तो सामने आ रही है कि जो आबनाए हुर्मुज़ थी वो जंग से पहले खुली हुई थी, दरमियान में इन्होंने बंद हो गई। और ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, या जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि इस वॉर में 4 फरीक हैं अगर हम ब्रॉडली देखें। एक ईरान जिसके ऊपर हमला हुआ, दूसरा अमेरिका और तीसरा इजराइल जिन्होंने हमला किया, और चौथी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको हम रीजनल कम्युनिटी, गल्फ और वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर काफ़ी वाज़ेह हुआ है कि इस जंग में किस फरीक ने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव किए कर लिए। yes. अब जैसे आप कह रही थी कि इस टेबल पर आने से पहले अमेरिका मेरे ख्याल में ये चाह रहा है कि जो कुछ वो मैदान जंग में अचीव नहीं कर सका पिछले तकरीबन 50 दिन में, वो इस टेबल पे बैठ के अचीव कर ले। ईरान ये समझ रहा है कि जितनी रेजिलियंस उसने दिखाई है और उसकी जीत इसी में थी कि वो अमेरिका के और इजराइल के अटैक के आगे डटा रहे, जो कि वो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि वो डटा रहे। वो कोशिश ये करेगा कि इस मुज़ाकरात की टेबल में जो कुछ उसने अचीव किया है अपनी बैटलफील्ड में, उसको वो नीचे ना आने दे। नोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो बातें हैं, अमेरिका इसको एक बिजनेस डील की तरह लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम कंपनसेशन एक डील की सूरत में फाइनलाइज हो जाए, जबकि ईरान जो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट बात को लेकर आगे चल रहा है कि इस पॉइंट के बारे में उनका ये ख्याल है और उसको वो ऐसे चाह रहे हैं। तो जो पॉइंट बाय पॉइंट बात करने में और ओवरऑल डील की बात में इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा डाइवर्जेंसेस हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट है कि अमेरिका ट्रंप इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा है और ईरान इसको एक पॉलिटिकल लेगेसी या मजहबी उनसियत, जिस भी तरीके से, उनका दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। बट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्विकली। अब हमने बड़ी टेक्निकल से गुफ्तगू कर ली है, ज़रा हमें आम लेमन लैंग्वेज में समझाएं, जो फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या होगा? मतलब अब क्या सिर्फ टेबल पर बैठकर ही ये सब कुछ होगा, या बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे आप अक्सर कहते हैं वो वाली सिचुएशन है? व्हाट नेक्स्ट? हम क्या एक्सपेक्ट करें? ठीक है फिजा, हम सादा अल्फाज में अपने नाज़रीन को समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक फ़िक्रा ज़रूर सुन ले कि 1 साल मुकम्मल हो गया है पहलगाम वाक़े का, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का, मार्का हक का, और वो संदूर जो वापस आना था, सेकंड संदूर, वो नहीं आया। और उसके बदले में आज तोहफ़तन मिस्टर ट्रंप साहब ने जो अपनी ट्विटर हैंडलर से एक लफ्ज़ लिखा, अल्लाह माफ़ करे, उस वो लिखता है जहन्नम का गड़ा, जहन्नम का गड़ा है भारत, और भारतीयों को कह रहा है कि लैपटॉप गैंगस्टर। अब पता नहीं लैपटॉप गैंगस्टर ये क्या होते हैं, ये ट्रंप को पता होगा या भारतीयों को पता होगा, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को भारत का नाम लेकर उनका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ। बात ये है फिजा कि ये जो जंग शुरू हुई तो उसके बाद आबनाए हरमज़ बंद हो गई, अमेरिकी सदर बार बार खुलवाने की कोशिश करते रहे, नाकाम रहे, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब $50 करोड़ जो है वो रोजाना का ईरान को तेल का नुकसान हो रहा है, और मैं अपना हरमज़ को बंद कर रहा हूं और नाकाबंदी कर रहा हूं। इससे अब ना तो जो आप सवाल कर रही है ना तो बूट्स एंड ग्राउंडों ने है, नवश्ता दीवार है, ना तो अमेरिका ने दोबारा अटैक करना है, रिटर्न ऑन द वॉल है। अच्छा, कुछ ना लड़ाई होनी है, ना बूट्स एंड ग्राउंड होने में, और सिर्फ होना क्या है, होना ये है, ये जो स्क्रू किया ना इसने भारत, इसको ईरान को थोड़ा सा, ये जो इसका तेल पानी जरा थोड़ा सा टाइट किया है। हाँ। आप ये देखें ना, गौर करें कि अगर अमेरिकी अगर सर्वे अगर चेक करें ना तो 2023 की रिपोर्ट पढ़ ले, उसमें लिखा होगा 90% तेल तो जो है वो तो चाइना के पास जा रहा है ईरान का। जी ऐसे ही। और अब भी अगर बात करें लेटेस्ट की तो 70 से 80% तेल तो ईरान जो बना रहा है वो चाइना लेके जा रहा है ना। बात ये है कि अगर ये सारी चीजें चाइना जा रही हैं तो चाइना भी इसका मतलब है फिर स्टेक होल्डर है। अब वही बात तो कमोडोर साहब ने की है। जी बिल्कुल ठीक है, कमोडोर साहब से ही पूछ लेते हैं अगर आप कह रही हैं तो। कमोडोर साहब आप ये बताएं कि इस मौके पर चाइना तो एक तो स्टेक होल्डर फिर सामने आ गया, आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, और क्या उसने ईरान पर दबाव डालेगा कि ये मामला एज सून एज जल्द सॉल्व हो? आज देखें ना, आज अराक्ची साहब का फोन आया है सुबह, पहले इसहाक डार साहब से बात की उन्होंने, फिर उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से बात की, फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन तय की, और हुकूमती हलकों से ये बात सामने आई है कि अराक्ची साहब आज रात को या कल सुबह तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरे नाज़रीन को ये बताएं
कि अगर आप बहरी काम को बहुत ज़्यादा समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपना हरमस का मसला कैसे सॉल्व हो रहा होगा? दोनों ममालिक क्या सोच रहे होंगे? और खारक जजीरे पे सारा तेल इकट्ठा किया जा रहा है, वो अमेरिका कहता मैं तो उड़ा दूंगा फिर उसको भी। तो क्या सोल्यूशन मुमकिन तौर पर निकल सकता है? मेरे नाज़रीन को आगाह करें। कमोडोर साहब, देखें, सबसे पहले जो आपने बात की कि ईरान का तकरीबन 80-90% तेल इस वक्त चाइना जा रहा है, मैं इससे पहले की बात करूंगा कि फरवरी में वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी वेनेजुएला का तकरीबन 70 से 80% तेल चाइना जा रहा था। तो इस सारे मामले में चाइना के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन फील तो हुआ होगा उन्हें, लेकिन चाइना एक बड़ा मुल्क है, उसके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। लेकिन चाइना जो है वो पस मंज़र पे आने से पहले मंज़र के पीछे से रह के वो कोशिश करता है कि अपनी कोऑर्डिनेशन करे और डिप्लोमेसी इस्टेब्लिश करके मामलात को टेबल तक लाने की कोशिश करे। तो इस मामले में एक तो ये वाली बात सामने आ गई। और आबनाए हुर्मुज़ की मिसाल जो है वो मैं आपको अली बाबर 40 चोर वाली गार से तशबीह करूंगा कि वो जो खुल जा सिमसिम से बंद होती थी और बंद हो जा सिमसिम से बंद होती थी, वो गार जोर ज़बरदस्ती से ना खुली थी ना बंद होगी। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ वो जोर ज़बरदस्ती से उसका खुल जाना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है सबसे पहले कि उसकी एक साइड के ऊपर ईरान की तकरीबन 900 मील की पोस्ट है, जिसके ऊपर ईरान के मुख्तलिफ सेटअप हैं, जो कि उसके पास छोटे हथियार हैं, जो लो कॉस्ट हथियार है, जिसके जरिए वो बड़े पैमाने के रिस्पांस जनरेट कर सकता है। अब अमेरिका को जो कल उन्होंने बात की थी कि उन्होंने माइन क्लियर करनी है, जो बारूदी सुरंगियां अगर उधर कोई बिछी हुई है उसको वो क्लियर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो जंगी जहाज वगैरह हैं वो ईरान के करीब भेजें, और जब वो ईरान के करीब भेजेंगे वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि अमरीकी जो है वो खुले समंदर की जंग में लड़ने के आदी हैं, वो जंग लड़ सकते हैं, उनके जहाज इक्विप्ड हैं। करीब जब कोस्ट के करीब जंग होगी तो उसमें उनको भी खतरात लायक होंगे। वो अपने बड़े जो कैपिटल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह, उनको करीब लेकर आएंगे, तो उसके ऊपर खतरा होगा कि ईरान या ड्रोन्स के जरिए से या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए से या जो समंदर की सतह पर चलने वाली टॉर्पीडो बोट्स हैं उसके जरिए से उनके ऊपर कोई भी स्वार्म टैक्टिक्स यूज करके उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। यही तो बात थी, वो अपने एयर कमोडोर इब्राहिम लिंकन और बाकी जो एयरक्राफ्ट चले गए थे पीछे बैकफुट पर, बिल्कुल ठीक इसी तरह तो जब बैटलफील्ड में आया था। क्विकली ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करूंगी, बिकॉज ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी है मुश्तबा खामनाई के हवाले से भी कि ही इज़ नॉट वेल, उनकी टांग भी, फेस भी, होंठ भी, और बड़े एक प्रोसीजर तरीके से वो अपने हैंड रिटन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब वो हैंड रिटन इंस्ट्रक्शंस बड़े लेट आते हैं, फिर IRGC इतना स्ट्रॉन्ग है ईरान के अंदर। सो एक अब्बास अरागची को क्या मुकम्मल जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सुप्रीम लीडर भी हैं, बाकी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, ईरान की इटसेल्फ जो फौज है वो भी है, क्या मुकम्मल एतमाद के साथ इधर है विद कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस? एंड प्लस अमेरिका को ये नज़र तो आ रहा है कि हमने उनकी सारी बातें मान ली, लेबनान में भी सीज़ फायर करवा दिया, वैसे भी सीज़ फायर करवा दिया। दे हैव एनीथिंग टू सेल टू देयर पब्लिक क्विकली? बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल में जो पावर सेंटर्स जितने हैं तो उसमें अगर आप देखें कि IRGC का बहुत ज़्यादा अहमद वाहिदी बेसिकली कर वो कहते हैं कि ही इज कॉलिंग द शॉट, लेकिन फिर भी ये है कि रहबर के साथ राब्ते में जिसने ये आर्टिकल लिखा, शी इज राइटिंग फॉर इस ईरान के ऊपर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, सो शी इज कंसिडर्ड अथॉरिटी। लेकिन ये है कि ईरान में अभी जो कंसेप्ट चला है कोरियर से, पुराने ज़माने वाला कोरियर, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कोरियर्स को यूज़ किया जा रहा है, फिर वहां से वो इतलात लेके आते हैं और डिलीवर करते हैं। आप ये जो टेबल सजने लगी है एक बार फिर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मामला सॉल्व होने लगा है या फिर दमादम मस्कलंदर ही है? ब्रिगेडियर साहब, मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं बहुत मोहतात हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक स्टिल हूँ, लेकिन ये है कि हो सकता है कि कोई बहुत सारी चीज़ों पे इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी जिन पे यकीनन इख्तलाफात हैं, और आप देखें कि ये यकीनन इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग MOU कर लें और फिर कहें कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके लिए वी कैन टेक कपल ऑफ मंथ्स या उसमें डिस्कशन हो गए, देन वी विल साइन ए कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एंड यू बीइंग रियली केयरफुल। मैंने सबसे पहले आपसे यही सवाल किया था, बिकॉज इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास होगी,
But you still didn't close that. But anyways, thank you so much. और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अगर ये पीस टॉक 2.0 होस्ट कर रहा है तो फिर इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल आए, बिकॉज पूरी दुनिया इस टाइम स्टक है और महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बट इनसाइड अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अमेरिका की तरफ से भी यही खबरें आ रही हैं, इसहाक साहब भी यही कह रहे हैं कि अमेरिकन टीम भी पाकिस्तान आ जाएगी। अब्बास अरागची साहब तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी की टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। अब वहाँ से कौन आएगा, विटकॉफ और जेरेड कुशनर की तो बात हो रही थी, पहले तो खुद ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि JD वैंस आएंगे। अब क्या इस डेलीगेशन को भी वही लीड कर रहे होंगे या विटकॉफ की तरफ बात आएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अमेरिका क्या सोच रहा है, वहाँ पर न्यूज़पेपर्स और वहाँ का मीडिया क्या पोर्ट्रे कर रहा है, आपको अमेरिका लिए चलती है। और वहाँ से हमारे साथ बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारर साहब ने हम किया है। सर आपको वेलकम करते हैं और मुझे ये बताइए सबसे पहले कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है क्या। आप जाहिर है आप बैठते हैं हलकों में गुफ्तगू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो उनको सेल कर रहे हैं कि हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है, हमने अपने ब्लॉकेट लगा के स्टेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल में किया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीट हेग्सेट और डेन केन ये स्टेटमेंट्स दे के गए हैं, तो ये पब्लिक उसको मतलब परसीव कर रही है कि ऐसा ही है या उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सके? नहीं, पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द ये जंग बंद की जाए, इन्फ्लेशन को हैंडल किया जाए। दर हकीकत पब्लिक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेस भी, बल्कि आपको बताया था कि मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर ईरान की जंग हिस्सा शामिल नहीं था। उसका वो जंगों से लोग बेजार थे। जंगे लोगों ने इराक की देखी, लीबिया की देखी, अफगानिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान का तो एक भयानक ख्वाब है, जिस तरह एक मोल है फॉरेन पॉलिसी पे और पेंटागन पे, तो वो लोग इस तरह की कश्मकश नहीं चाहते। और दूसरा मैं समझता हूँ इसराइल को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है गजा के बाद, आज लोग इसराइल की सपोर्ट जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताना होगा फ्यूचर में कि ये जंग इसराइल की थी या अमेरिका की थी। हम ईरान में गए हैं, $2 बिलियन पर डे हमने खर्च किया है, तो उससे हमने क्या हासिल किया है। देखिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि हमारे पास तो अपना तेल मौजूद है हरमोज के अंदर, हमारे पास तो वेनेजुएला का तेल है, अपना तेल है, तो भाई हम फिर वहां लेने क्या गए हैं। मेरा मकसद है कि वहां पे इजराइल, बल्कि इसके ऊपर बड़े उबहाम इस वक्त मौजूद है, जो कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताना होगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी भी चाहती है कि जल्द अज जल्द इसका हल निकाला जाए और इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है 67% कहा जा रहा है कि ट्रंप की मकबूलियत और कारकर्दगी से लोग बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है, मुतमईन नहीं है। तो मिड टर्म इलेक्शंस में कोई कामयाबी के चांसेस कोई नजर आ रहे हैं या स्टिल ही इज एबल टू मैनेज? देखिए इस वक्त अगर देखा जाए, मैं जब रिपब्लिकन लीडरान के साथ बैठता हूँ वो समझते हैं अभी तक कि हमारे पास टाइम काफी मौजूद है, लेकिन क्लॉक इज टिकिंग। जल्द अज जल्द वहां से निकले और इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, पेट्रोल की प्राइस नीचे आए और इकोनॉमी पे तवज्जो दी जाए। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरेज अमेरिकन एंड रिपब्लिकन एट द सेम टाइम। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, अमेरिका के अंदर खुशहाली लाई जाए, नए एयरपोर्ट बने, सड़कें बने, ब्रिज बने। या पिछले 30 साल में एक नया एयरपोर्ट नहीं बना है, लोग बेजार है। आप कहीं बाहर से आते हैं, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगता है 50 साल दुनिया में पीछे आ गए। पीपल आर सिक ऑफ इट, अमेरिकन ड्यू इट। तो उस पर तवज्जो देनी होगी। इस वक्त ईरान वॉर इज वेरी अनपॉपुलर इन अमेरिका। मेरे ख्याल में इस पे तवज्जो इतना, और फिर आपके एलाइज भी आपके साथ ना हो, नेटो साथ खड़ी ना हो, यूरोप जो है परेशान हो, यूरोप मजबूर होके यूके और फ्रांस अपनी एक फोर्स बनाने के चक्कर में है। जीसीसी कंट्रीज आर ब्लीडिंग। देखिए $800 मिलियन पर डे के हिसाब से दुबई का नुकसान है, सिर्फ टूरिज्म खत्म है, तो जीसीसी कंट्रीज बेजार है। तो दर हकीकत दुनिया चाहती है कि इसका हल निकाला जाए और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब सिग्नल तो दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, अभी तक बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन अब दुनिया चाहती है इसका रिजल्ट जल्द आए। पीपल आर गेटिंग सिक ऑफ इट। साजिद साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खबर गई है और खबर ये है कि आज 24 अप्रैल है और 1 मई को ये जंग ने खत्म होना है। 1 मई को क्यों खत्म होना है? जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बाय लॉ
ट्रंप जो हैं वो 1 मई से पहले कांग्रेस से या तो अप्रूव करेंगे या फिर वार को ख़त्म करना है, ओपन तो छोड़ नहीं सकते। जो मैंने आपका एक्ट जो पढ़ा है उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर सदर ट्रंप ने कोई जंग शुरू की है तो 60 दिनों के अंदर इसे कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी लेनी है या फिर जंग का इख्तिताम होना पड़ेगा। इस तरह वो ओपन छोड़ नहीं सकता, खामोशी मुमकिन नहीं है। और जो 1 मई अब आएगी तो 60 दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सदर ट्रंप कोई जमहूरी मुल्क है? मैं तो अमेरिका तो यही समझता हूँ कि यह कोई ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उनका दिल करे वो होता जाएगा। क्या ये 1 मई भी गुजर जाएगी और ये जंग 1 मई से आगे गई तो ये तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी है, आपके एक्ट के खिलाफ वर्जी है अमेरिका के? हाउ इट पॉसिबल सर? साजिद भाई देखिए, इसमें व्हाट्सएप 2-4 सिनेरियो इसके सामने है। एक तो सिनेरियो ये है कि शायद कांग्रेस में बिल लाया जाए और उसमें बिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जाए। दूसरा ये है कि अगर 1 मई तक ये नहीं करते तो उसको कोर्ट में चैलेंज करे। वहां पे कंजर्वेटिव जजेस बैठे हैं, लेकिन उसमें जो व्हाट्सएप में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस नहीं है, ओपिनियन है। इस वक्त दुनिया के अंदर आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर कहा है कि माइट इज राइट। देखिए ना, मोरालिटी तो खत्म हो चुकी है। मोरालिटी तो हमने जब गजा के अंदर कत्ल आम देखा है, जब फूड और पानी को जब इस्तेमाल एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया, जो कि क्लियर एक खिलाफ वर्जी है जिनेवा कन्वेंशन की। और फिर कहा कन्वेंशन, जहां दिल करता है वो बमबारी करते हैं, जहां दिल करता है वो कहते हैं वी आर द लॉ। ताकत कहती है हम तो खुद, हमारा कानून तो अपना कानून है। तो दर हकीकत ये अफसोस की बात है, दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर खराब है इस वक्त। रशिया और चाइना देखें, दर हकीकत ईरान को वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दर पर्दा छुप के कर रहे हैं। दर हकीकत बट साहब, बल्कि ये कहना चाहूंगा कि ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दर हकीकत टेस्टिंग है चाइना की। चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया, जो दूसरा तेल कहां से ले रहे थे? ईरान से, वहां से चोक कर दिया है। तो दर हकीकत ये इनडायरेक्टली दो किस्म की जंग है, एक तो चाइना का और दूसरा इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है। तो दर हकीकत इसमें देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर कई नई ग्रुपिंग। तो क्या लग रहा है अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन देख रहे हैं आप, फिर आपको ट्रंप लूजर नजर आ रहा है या फिर वही जिसकी लाठी उसकी भैंस? इस वक्त बट सब रिपब्लिकन पार्टी के लिए अपहिल बैटल होगी। मेरा जहां तक जाती ख्याल है, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करके इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो दें, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर रिपब्लिकन टू गेन सीट्स और विन इलेक्शन। ट्रंप के खिलाफ अंदरूनी इख्तलाफात रिपब्लिकन में बहुत ज्यादा है। पहले जो उनकी फौजी बगावत थी, फिर उनसे जबरदस्ती रिजाइन लिया गया, और फिर कहीं ना कहीं किसी पर तो ट्रंप ने ये मलबा डालना है। तो पीट हेग्सेट जो उनके वजीर जंग बने हुए हैं, यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि फिर कुर्बानी का बकरा उसको बना दिया जाएगा। तो इस पर अमेरिकन जो रिजीम है, गवर्नमेंट रिजीम है रिपब्लिकन की, वो क्या सोच रही है? देखें, दर हकीकत अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो फॉल ऑफ काबुल पे पेंटागन डीमोरलाइज था, पेंटागन उस जो जिस तरीके से वहां से इनखला हुआ था, उसको मोरालिटी के लिए, मॉरल्स के लिए, खासकर पेंटागन और आर्मी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए थे। लेकिन देखें, मार खा गए वेनेजुएला। उन्होंने समझा कि ईरान भी एक वेनेजुएला की तरह 2 दिन का ऑपरेशन होगा, रजा शाह पहल भी जाएगा, इजराइल की एम्बेसी तीसरे दिन खुल जाएगी वहां पे। तो दर हकीकत अपनी असेसमेंट से, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टों की वजह से फंस गए इस जगह पे। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये अवाम को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि हमने इस जंग से क्या खोया क्या पाया। मैं जाती तौर पे अभी भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। 2-4 चीजें हैं मैं व्हाट्सएप ऐड करना चाहूंगा कि जब तक केटलन इस्लामाबाद में मौजूद है, जब तक 15 त्यारे मौजूद हैं, जब तक अड्डा पीर बधाई जो है वो बंद है, मेरा ख्याल है कि दरवाजे खुले हैं, वहां पे डायलॉग होगा। काबिल एहतराम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप अमेरिका के मुक़्तदर शख्सियात से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और आप अमेरिकी अवाम के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फ़िज़ा रियाज साहिबा ने जो आगाज़ में आपसे सर्वे वाली बात की थी, वो मेरे दिल को ज़रा लगी है। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के पास हथियार अब ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो सर्वे आया है उसके मुताबिक मकबूलियत ट्रंप की कम होती जा रही है? आप समझते हैं ये सर्वे कोई ठीक था, और आपकी अपनी राय क्या है इस बारे में? देखिए, जो अमेरिकी जरीदे हैं वो बिल्कुल लिख रहे हैं इस वक्त के अमेरिका के अपने जो जखीरे हैं वो 45% रह चुके हैं असले के। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन
जीता ही एज एन एंटी वॉर उम्मीदवार के तौर पे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 8 महीने के 8 जंगें बंद कराना, फिर नोबेल पीस प्राइज की तरफ बढ़ना, फिर उसके बाद पीस बोर्ड बनाना। तो ये सारा यकलख जो है, जो कुछ भी हो रहा है, इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिज ओन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। लेकिन ये किस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे? एक्सप्लेन बड़ा मुश्किल है, बहुत अपहिल बैटल है। और दूसरा, मैं फिजा से एग्री करूंगा, रिपोर्टें, पोल बिल्कुल यही कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जंग जो है बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। बल्कि मैं चक शूमर जो कि सेनेटर है, मैं ज्यादातर उनकी बातों से एग्री नहीं करता, डेमोक्रेट है, उन्होंने आज ही अपनी स्टेटमेंट दी है कि जल्द अज जल्द ईरान की जंग बंद करनी चाहिए और निकलना होगा वहां से। It's very unpopular. We are not getting anything. Even for America and even for us and whole nation is for Pakistan and Islamabad कि ये पीस टॉक हो, नेगोशिएशन हो, मामला तय पाएं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन हो। और अभी वहाँ पर सिर्फ अमेरिकन जहाज़ नहीं, गल्फ़ के जहाज़, यूरोप के जहाज़ सब रुके हुए हैं और कहीं पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच सर। अब वापस आते हैं तो फिर इकोनॉमी पर ही बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्या पेट्रोल वाकई महंगा हो रहा है? स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमी पर बात करते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ हम लोग तो ऑलरेडी महंगाई के पिसे हुए अवाम है, लेकिन जब से ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आया जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है और ग्लोबली जो फ्यूल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज़ कर गई हैं। बल्कि अब तो ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि आज रात 12 बजे के बाद आपको पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। ये असम्बली पहुंच चुकी है, जब दस्तखत होंगे तो बाकायदा अनाउंस कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो इसके साथ, इतने बढ़ते हुए पेट्रोल के साथ हमारी इकोनॉमी चलेगी कैसे? और एक और आर्टिकल मैं देख रही थी अरब न्यूज़ का, वो कह रहे हैं कि गवादर पोर्ट से, गवादर के अंदर आप $25 बिलियन तक कमाया जा सकता है। वो क्या की पॉइंट्स हैं, किस तरीके से, क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतने $1 बिलियन की सिर्फ गवादर पोर्ट से कमाई कर सकते हैं? कैसे इसको पॉसिबल किया जा सकता है और हमारी इकोनॉमी को कितना बूम करेगा? इसको आसानी से समझने के लिए वी आर नॉट एक्सपर्ट, हम तो सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं इश्यूज़। हारून शरीफ साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। एंड पहले तो मैं यही कहूँगी कि पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। अब एक बंदा या एक स्टूडेंट या एक इकोनॉमिक बंदा जो कि 500 रुपये लीटर फ्यूल अगर डलवा रहा है अपनी बाइक में, जो उसे पता है ऑफिस जाने तक ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा उसको रीफ्यूल करवा के वापस आना पड़ेगा, कैसे चलेगा इतनी महंगाई में एक आम आदमी का बजट और सारे का सारा मैकेनिज़्म? चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन है, चाहे वो कंप्लीट लॉकडाउन है, स्टिल महंगाई की हीट तो है ना जी। इसमें बहुत ही एक मुश्किल वक्त है। हमें अपने आप से और हमारे लीडरों को पॉपुलेशन से सिंसियर और ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि करंटली वॉर की वजह से, ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमारे ऊपर IMF प्रोग्राम की जो ट्रिगर्स हैं वो सख्त हैं। हम इस वक्त मिडिल क्लास को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है अनलेस हम बड़ा मेजर शिफ्ट करें द वे वी ऑपरेट और सरकार सेव करे। सो शॉर्ट टर्म में अगले 6 माह के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है और हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे पास, अगर ये अल्लाह करे कि वॉर की बाद स्टेबलाइजेशन का पीरियड आए, तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को UAE से और गल्फ़ कंट्रीज से और ईरान से डिवर्सिफाई करना चाहेंगी और हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स खित्ते के भी अपने लेकर अपनी शिपिंग और पोर्ट हैंडलिंग और जिसको हम ट्रांसशिपिंग कहते हैं, ट्रांजिट के काम के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, जिसको 1-2 बरस कम से कम लगेंगे। वो अचानक नहीं हो जाता, उसके रिटर्न आते 2 साल और लगेंगे। लेकिन एक खित्ता खुलता है, ईरान की मार्केट खुलती है, तो पाकिस्तान के अंदर मीडियम टर्म में कुछ ग्रोथ का एलिमेंट बढ़ सकता है। लेकिन इमीडिएटली ये हरगिज सेल नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के मीडिएशन रोल से। आपने ये शिपिंग वाला जो पॉइंट किया, हम गवादर की तरफ एब्सोल्युटली, इस पे तो हमने ज़्यादा वो डिस्कस करना है। हमारी कराची पोर्ट भी है, गवादर पोर्ट भी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। एंड प्लस ईरान के साथ अगर ये मुज़ाकरा जैसे आपने बोला होपफुली हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी आएगी। इन व्हाट टर्म ऑफ स्टेबिलिटी?
क्या हमारी ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है वो सैंक्शंस अगर रिमूव होती हैं तो वो ओपन हो जाएगी? हमें थोड़ा समझाएं कि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किस तरीके से किया हुआ है ईरान के साथ, कि सिर्फ सैंक्शंस वाला मामला है, इसकी वजह से हम नहीं इसको ओपन कर पा रहे? इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सैंक्शंस। अगर आपको याद हो, ये जो असल में जो पाइपलाइन जब बननी शुरू हुई थी बहुत साल पहले, तो ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, IPI कहलाती थी। IPI को उस वक्त की पॉलिटिक्स में ग्लोबल पावर्स ने उसको चैलेंज करने के लिए एक टापी का प्रोजेक्ट फ्लोट किया कि ईरान को बाईपास करके तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान से गैस लाई जाए पाकिस्तान और इंडिया में। इस वक्त फिर जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान की अहमियत फिर कम हो गई है। सो पहली चीज तो ये है कि अगर सैंक्शंस के अंदर कुछ स्पेस निकलती है ट्रेड की या ट्रांजिट की या गैस बेचने की, तो पाकिस्तान शुड बार्गेन कि हम रिमेनिंग जो है पाकिस्तान ईरान पोर्शन है पाइपलाइन का गैस का, उसको हम मुकम्मल कर लें। उसको मुकम्मल करने से ये होगा कि हमारा 100% इन्हिसार जो कतर की LNG पर है वो कम हो जाएगा और एक कंपटीशन भी आएगा और सस्ती गैस नेबरहुड से मिल पाएगी। दैट विल बी ए ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स गैस पे चलते हैं। दूसरी ज़ैनब जो समझने की बात यह है कि एक हमारी हमसाये में जो एक 100 मिलियन 90 से 100 मिलियन लोगों की मार्केट है जिसके पास ऑयल रिसोर्सेज भी हैं, अगर कुछ सैंक्शंस हटती हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है, पाकिस्तान चीज़ें बेच सकता है, ईरान से कुछ रॉ मटेरियल्स ले सकता है, उनके इंजीनियरिंग बेस को। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म बातें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, उसने भी यही बात की जो आप फरमा रहे हैं कि अगर जंग बंद हो भी गई तो महंगाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी जानब अगर आप IMF को देखेंगे तो आइंदा माली साल के लिए शरह जो है वो 3.5% मुकर्रर कर दी गई है। हदफ जो है वो आपका 5.1 है। मैं ये 10 लाख जो नए टैक्स फाइलर शामिल करने की बात है, मेरे लिए वो ज़रा थोड़ी सी हैरान कुन है कि हाउ, और साथ साथ गर्दिशी कर्जे जो हैं वो तो 300 अरब रुपए हैं, जबकि हुकूमती मुतालबा जो 430 अरब का है। ये जब इतना खुला तजाद आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है और जंग बंद हो भी गई, आप भी फरमा रहे हैं, क्रिस्टीना भी कह रही है, तो फिर मेरे आवाम को थोड़ा सा जरा हौसला दें। हुकूमत की माइंडसेट तो सिर्फ ये है कि उनको कहीं से डॉलर्स आ जाएं, कहीं से रिलीफ आ जाए ताकि वो अपने बिल पे कर सकें। अब ये माइंडसेट 250 मिलियन के लोगों की पॉपुलेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लाता, उनके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करता, टैक्स बेस को एक्सपैंड नहीं करता। इसके लिए हमें बहुत मैसिव अपने माइंड की भी और अपनी इस्लाहात की टीम के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। जो करंट एलीट जो है, हम तकरीबन कहते कहते बूढ़े हो गए हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देती। हालांकि इस वक्त तो डू और डाई की सिचुएशन है कि अगर आपने खड़े होना है तो आपको फाउंडेशन को तगड़ा करना है। मनमोहन सिंह साहब ने भी यही किया था 30 बरस पहले, हमें भी ये ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी वो लीडरशिप और वो ग्रोथ के कंसेंसस बिल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये जो गवादर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में सर बोला था कि शिपिंग एक ऐसा एक है चीज़ जो कि गल्फ़ से निकल के हम एक अट्रैक्टिव मार्केट बनकर आ सकते हैं। कराची पे हमने देखा कि हमने पूरे साल की कमाई सिर्फ उन 24 डेज़ में कर ली थी, लेकिन प्लस हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था, मैन पावर नहीं थी। अब अगर एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो क्रिएट हो रही है, सो गवादर पोर्ट के हवाले से हमें समझाएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज मेरे पास एक डिटेल आर्टिकल है अरब न्यूज़ का जिसमें उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए हैं। मैं चाहूँगी कि इनकी बजाय आप उस मार्केट को अगर रीड करते हैं, लोकल कितना फ़ायदेमंद होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी, एंड प्लस क्या वाकई वहाँ पर हम लैक ऑफ रिसोर्सेज में स्टिल है, ना इक्विपमेंट है, ना शिपिंग स्टाफ है, हम उनको उस तरह से श्योरिटी नहीं दे सकते इंटरनेशनल मार्केट को। जी, नई पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करते, उसको मार्केट करते, उसके दाएं बाएं, खाली पोर्ट नहीं होती,
वो पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है, वेयर हाउसिंग है, वहाँ लोग कहाँ ठहरेंगे, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ट्रेलर कहाँ आएंगे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ों में वक्त लगता है। और चीन और सऊदी अरेबिया अगर इसके ऊपर हमें हेल्प आउट करें तो को 5-1 बरस में कुछ शक्ल निकल सकती है। लेट्स बी रियलिस्टिक, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाबहार ईरान का जो है वो नहीं चल पाया, और ईरान की एक ट्रेडिशनल कंपटीशन भी है जीसीसी से, बट जीसीसी में फिर ये पोर्ट अगर बनती है तो फिर ये दुबई से भी compete करती है, फिर ये अबू धाबी से भी compete करती है। सो वी नीड टू सी बोथ जियोपॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंगल। तो हम क्या लीज पे देंगे? कराची एक एस्टेब्लिश्ड पोर्ट है जिसको क्विकली डेवलप किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है, और मरीन इकोनॉमिक्स जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, वो ये पोर्ट ऑफ हरमुज की पूरी हाईलाइट के बाद ये खुलकर आई है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम एरिया हो सकता है। लेकिन हमें गवर्नेंस बदलनी पड़ेगी, ये मैरीटाइम मिनिस्ट्री के बस का रोग नहीं है। वी नीड वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स टू हेल्प अस इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। राइट सर, जो बात मैं कर रही थी कि क्या फिर आप कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया हम पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स गोना टेक टाइम। ये भी खबरें आ रही थी कि शायद हम गवादा पोर्ट को लीज पर दे दें टू चाइना, कि इसको वो रीबिल्ड कर दें और उसी को ऑपरेशनल करें और सब कुछ करें। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या? ऐसे ऑफर्स भी है ऑन द टेबल फॉर अस? ये दुनिया में बहुत से मॉडल्स हैं। अगर आप एक हांगकांग का मॉडल है, जैसे पहले अंग्रेज़ों के पास था, फिर चीन के पास चला गया, आप लीज आउट भी कर सकते हैं। पहले भी हमने उसको सिंगापुर की पोर्ट को 43 इयर्स के लिए दिया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट की हैं कि वो ऑप्शंस दे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को कि जी ये बेहतरीन तरीका है कि इसको आगे ले जाना है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, खाली कि हमें इतने सालों के बाद पता चल रहा है कि आईपीपी से जो मुआहदे हुए थे वो हमने उनको ही उनकी पॉकेट्स भरने के लिए किए थे। नाउ स्टिल द एक्सपर्ट्स आर गोना गिव अस द ओपिनियंस, और हमारी एलीट को ये ड्रॉबैक्स हैं हमारे। नहीं, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, देखें पॉलिसी के 4 एंगल हैं। पहला एंगल है प्रोफेशनल इनपुट के दुनिया कैसे काम करती है। दूसरा एंगल है कि वो पॉलिसी लोगों को क्या देगी, क्योंकि पीपल शुड ओन द पॉलिसी। तीसरा ये है कि इंटरनेशनली इस वक्त डिमांड कहाँ पर है। अब ये काम करने के लिए आपको बड़ा डीप नॉलेज चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।